हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टीएसएन। स्टूडेंट, फर्स्ट पार्ट मैं अपलोड कर चुकी हूँ इसका इंडस्ट्री। आज हमने जो नया बुक शुरू करी है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इसका फर्स्ट चैप्टर है वो मैं आज आपको स्टार्ट कर रही हूँ। और फर्स्ट चैप्टर का मैं आपको फर्स्ट पार्ट में दे चुकी हूँ। इसके अंदर हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल कंप्लीट करा है। इसके अंदर कौन कौन से सेक्टर्स आते हैं। फर्स्ट सेक्टर में एग्रीकल्चर सेक्टर आप लोगों को कवर करवा चुकी हूँ। नेक्स्ट सेक्टर आ रहा है हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर। इसको आप ध्यान से देखेंगे कि इंडस्ट्री, जैसे एग्रीकल्चर का मैंने अभी आपको पहले बताया था कि कैश क्रॉप्स पे ध्यान देने लगे थे लोग बाग, तो वो कैश क्रॉप्स अब आगे आता है। इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसे होगा, जब इंडिया में जब सारी प्रोडक्टिविटी चेंज हो रही थी तो इंडस्ट्रियल सेक्टर पर क्या प्रभाव पड़ा। In the case of agriculture, so also manufacturing industry could not develop any sound of industrial base under the colonial rule। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर था उस समय वो भी डेवलप नहीं हुआ था, उसी तरह से कॉलोनियल रूल के अंदर इंडस्ट्रियल सेक्टर भी डेवलप्ड नहीं हुआ था जितना होना चाहिए था। इवन एज द कंट्रीज वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, जो हमारी इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, सिल्क की, कॉटन की, वो भी नीचे नीचे डिक्लाइन पे आ रही थी। नो कॉरस्पॉन्डिंग मॉडर्न इंडस्ट्रीज बेस्ड वाज अलाउड टू कम अप टेक प्राइड टू प्लेस ऑन लॉन्ग एंजॉय बाय द फार्मर्स। नई इंडस्ट्री को कोई भी जगह नहीं मिल रही थी। प्राइमरी मोटिव ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट का क्या था, ये आप इसमें अंडरलाइन कर लीजिए कि हमारा जो प्राइमरी मोटिव क्या था, हमारा नहीं, कॉलोनियल गवर्नमेंट का प्राइमरी मोटिव ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट behind these policies of systematically deindustrialization India was twofold. The intention was first to reduce India's state, अब इसको हम यहाँ फर्स्ट कह सकते हैं, to reduce India's status to mere export or import raw materials for the upcoming modern industries in Britain। फर्स्ट हमारा क्या था, देखो फर्स्ट हमारा जो प्राइमरी में मैंने अभी बताया आपको कि फर्स्ट कॉलोनियल गवर्नमेंट का प्राइमरी मोटिव क्या था, उनका ये था कि जो रिड्यूस इंडिया टू स्टेटस, जो इंडिया का एक्सपोर्टर था, आयात करना था, उनका जो सामान था रॉ मटेरियल, वो यहाँ से ले जाना, हमारे यहाँ से कम कीमत पर रॉ मटेरियल उठाना। और जब रॉ मटेरियल वहाँ जाएगा तो हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वैसे भी नहीं कर पाएंगे, हम कोई चीज़ ही नहीं बना पाएंगे जब हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं होगा। सेकंड था टू टर्न इंडिया इनटू स्पेयरिंग मार्केट टू द फिनिश प्रोडक्ट, जो मार्केट रॉ मटेरियल तो यहाँ से जाएगा, सेकंड जो मार्केट था हमारा फिनिश गुड का। अब जब डिमांड तो बढ़ेगी, कोई भी चीज़ हो उसकी डिमांड रेगुलर चलती है, तो डिमांड हमारी जब रेगुलर है और उस समय फिनिश प्रोडक्ट वहाँ से बाहर से तो डिमांड है, तो प्रोडक्ट कहाँ से आएगा, बाहर से ही आएगा। तो इंडिया क्या कर रहा था, एक्सपोर्ट कर रहा था वहाँ से, तो एक्सपोर्ट करने में क्या हो गया, उनकी जो महंगी दाम पर उन्हें पका हुआ माल जो कहते हैं ना, जिसे जो फिनिश गुड्स थी वो हमें कहाँ से मिल रही थी, जो हमारी मार्केट था फिनिश प्रोडक्ट का वो फॉरेन में था और वो वहाँ से इसे दे रहे थे। तो मैक्सिमम एडवांटेज उनको क्या थी, उनको यही थी कि यहाँ से जो माल जा रहा था वो सस्ते दामों पे जा रहा था और जो हम खरीद रहे थे वो महंगे दामों पर बना हुआ माल खरीद रहे थे। सो यहाँ हम कह सकते हैं स्टूडेंट कि हमें लॉस हो रहा था, सब तरफ से लॉस हो रहा था। ब्रिटेन इन द अपफोल्डिंग इकोनॉमिक सिनारियो, उनका इकोनॉमिक सिनारियो क्या था, डिक्लाइन ऑफ द इंडिजियस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, जो कि हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है उसको नीचे लाना, और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। उस समय हमारी नई डिमांड थी जो इंडियन कस्टमर मार्केट की, विच वॉज न्यू ड्रॉप्ड ऑफ द सप्लाई लोकल मेड गुड्स, जो हमारी लोकल मेड गुड्स थी उनकी सप्लाई भी कम होने लगी, वो गिरने लगी। दिस डिमांड वाज प्रॉफिटेबल मेड बाय द इंक्रीजिंग इम्पोर्ट्स, और इससे क्या हुआ, इम्पोर्ट्स हमारे यहाँ पे जो चीप था मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, वो हमें जो सस्ते दामों की जो मैन्युफैक्चर गुड्स थी वो बाहर की जो हमें महंगे दामों में मिल रही थी, ये हमारे लिए लॉस था। ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी मॉडर्न इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्रीज थी मॉडर्न इंडस्ट्रीज बिगिन टू टेक रूट इन इंडिया, धीरे धीरे मॉडर्न इंडस्ट्रीज ने हमारे यहाँ पे पैर जमा लिए, बट इट्स प्रोग्रेस रिमाइंड वेरी स्लो, परंतु ये बहुत धीरे धीरे हुआ। सो कॉन्फ्लुएंस ऑफ द सिटिंग अप टू द कॉटन एंड जूट टेक्सटाइल मिल्स, उस समय जो हमारे यहाँ पे कॉटन और जूट की टेक्सटाइल मिल्स थी, कॉटन टेक्सटाइल मिल मेनली डोमिनेटेड बाय इंडियंस, जो कि इंडियंस के द्वारा थी, वर लोकेटेड इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, जो हमारे
मेन महाराष्ट्र और गुजरात में थी, वो क्या हुआ, डोमिनेट हो गई। किसके दो, कहाँ पर हो गई डोमिनेट, मेन डोमिनेट बाय इंडियंस वर लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री नेमली महाराष्ट्र एंड गुजरात, while the jute mills dominate by the foreign were mainly concerned in बंगाल में, जो फॉरेन की जो हमारी जूट मिल्स थी वो भी उनके बंगाल में थी। द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बिगेन कमिंग अप, धीरे धीरे आयरन स्टील इंडस्ट्री भी बिगिन हुई। और 20th सेंचुरी में टाटा आयरन स्टील कंपनी बनी, जो कि इनकरप्टेड हुई हमारे यहाँ पे 1907 में, जिसे कहा जाता है, ये शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म में इसका पूछा जा सकता है वन वर्ड क्वेश्चंस में आपके। एंड फ्यू अदर इंडस्ट्रीज, धीरे धीरे कुछ और इंडस्ट्री भी खुलने लगी, शुगर, सीमेंट, पेपर, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमारे यहाँ पे डेवलप्ड हुई। हाउएवर दीज देयर वॉर हार्डली एनी कैपिटल गुड इंडस्ट्री, परंतु यहाँ पर जो कैपिटल गुड इंडस्ट्री थी, जो पूंजीगत वस्तुएं की इंडस्ट्री थी, टू हेल्प प्रमोट फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया, उन्हें हमें ज़्यादा प्रमोट नहीं कर पाए हम लोग। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री मीन्स इंडस्ट्री विच कैन प्रोड्यूस मशीन टूल्स, वो इंडस्ट्री जो मशीन टूल्स को डेवलप्ड करती है, जिनके द्वारा वो इंडस्ट्री, इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ आप ध्यान देंगे कि वो गुड्स जो कि कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री मीन्स इंडस्ट्रीज विच कैन प्रोड्यूस मशीन टूल्स विच आर इन टर्म यूज फॉर प्रोड्यूसिंग आर्टिकल्स करंट कंपोजिशन कंजप्शन, द स्टेबलिमेंट ऑफ ए फ्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हियर आर। अब देखो कैपिटल गुड्स क्या कहलाती है, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री वो कहलाती है जो उद्योगों को मशीनें बनाने को मशीनें देती है, मशीनों का काम जो करती है। देयर वॉज नो सब्स्टिट्यूट और नियर होलसेल, यहाँ पर कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं था टू नियर होलसेल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कंट्रीज ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं था इंडस्ट्री के, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए। फर्दरमोर द ग्रोथ रेट ऑफ न्यू इंडस्ट्री सेक्टर एंड इन कंट्रीब्यूशन, जो हमारी जीडीपी थी उस समय, वो क्या हुई, रिमेन स्मॉल, नीचे आने लगी। अनदर सिग्निफिकेंट, इसके द्वारा क्या हुआ, ड्रॉबैक्स हो गए, न्यू इंडस्ट्रीज नहीं आने लगी हमारे यहाँ पे, और लिमिटेड होने लगा सारा एरिया पब्लिक सेक्टर में। अब यहाँ पब्लिक सेक्टर जो था वो सारा क्या था, बहुत ज़्यादा रूप में ले लिया, जबकि गवर्नमेंट सेक्टर था वो कम में आने लगा। जो पब्लिक सेक्टर में रेलवे, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, पोर्ट, सब चीज़ें क्या हो गई, प्राइवेटलाइजेशन होने लगी। सो स्टूडेंट ये था हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब आता है नेक्स्ट फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड क्या था उस समय, जो हमारा व्यापार था वो कैसा, व्यापार नीति थी वो कैसी थी। इंडिया हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन सिंस एशियन टाइम, पुराने टाइम से ही व्यापार बहुत अच्छा करता रहा है इंडिया। बट द रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज़, परंतु कुछ रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी जो कॉलोनियल रूल में चली थी, वो कमोडिटी प्रोडक्शन की, ट्रेड एंड ट्रैप वर्सेस ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट एडवर्स अफेक्ट द स्ट्रक्चर कंपोजिशन एंड वॉल्यूम ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड, जिसने इंडिया की फॉरेन ट्रेड को नीचे ला दिया। सो इंडिया बिकम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट, आपको पता है एक्सपोर्टर हो गया था वो किस चीज़ के लिए, प्राइमरी प्रोडक्ट के लिए, सच एज रोम, सिल्क, कॉटन, वूल, शुगर, इंडिको, जूट, इनका वो एक्सपोर्टर बन गया था। एंड एन इम्पॉर्टेंट ऑफ फिनिश कंज्यूमर गुड्स लाइक कॉटन, सिल्क, हमारी चीज़ों से लेके हमें फिनिश गुड दी उन्होंने, किस किस को, कॉटन, सिल्क, वूलन क्लॉथ्स एंड कैपिटल गुड्स लाइक लाइट मशीनरी प्रोडक्ट इन द फैक्टर ऑफ ब्रिटेन। ये फैक्ट्रीज में ब्रिटेन की फैक्ट्री से बन के आते थे और हमें यहाँ पर महंगे दामों में बिकते थे। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पज ब्रिटेन मेंटेन ए मोनोपोली कंट्रोल। मोनोपोली क्या होती है, मोनोपोली मीन्स जिसमें खुद का अधिकारों, एकाधिकार, मोनोपोली कंट्रोल होने लगा था। For all practical purpose, Britain maintain monopoly control over India's export and import. पूरी चीज़ों को, पूरे व्यापार को ब्रिटेन ने संभाल रखा था। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, हाफ ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड, हाफ ऑफ इंडिया foreign trade was restricted of Britain, while the rest was, देखो आधा जो व्यापार था वो तो ब्रिटेन से ही हो रहा था, परंतु जो दूसरा व्यापार था, थोड़ा बचा कुचा व्यापार, वो किन कंट्रीज से हो रहा था, वो हो रहा था हमारा चाइना, श्रीलंका, ईरान आदि से। द ओपनिंग ऑफ स्वेज कैनाल, जब स्वेज कैनाल खुली, इससे ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया, कंट्रोल कर दिया फॉरेन ट्रेड को और भी ज़्यादा।
The most important characteristics of foreign trade throughout the colonial period was the generation of a large export supplier. और बड़ा वो क्या इसको क्या बेनिफिट हो गया उनको, बहुत फॉरेन स्वेज कैनाल से वो एक्सपोर्टर बन गया था. बट दिस सरप्लस केम इन ह्यूज कॉस्ट ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमी, परंतु इससे क्या हुआ, इंडिया की इकोनॉमी नीचे आने लगी. बट दिस सरप्लस केम इन ह्यूज कॉस्ट ऑफ कंट्री सेवरल एसेंशियल कम्युनिटी गुड, फूड, ग्रेन्स, क्लोथ्स, केरोसिन, ये क्या हुआ, ये अवेलेबल इन द डोमेस्टिक मार्केट, ये हमारे डोमेस्टिक मार्केट में बहुत कम रूप में मिलने लगे. फर्दरमोर दिस एक्सपोर्ट सरप्लस डिड नॉट रिजल्ट इन एनी फ्लो ऑफ गोल्ड सिल्वर इन इंडिया, rather than was used to make payment for exchange incurred by the office of setup of the colonial government. ब्रिटेन ने अपना ऑफिस वहाँ पे सेटअप कर लिया और क्या करने लगा, एक्सप्रेस ऑन वॉर अगेन थ्रू fought by the British government and the import invisible items of which lead to the drain of Indian wealth, और इंडियन वेल्थ के लिए लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी. सो स्टूडेंट, ये बड़ा हो रहा है वीडियो. अब नेक्स्ट वीडियो मैं अब अपलोड करूँगी डेमोग्राफिक कंडीशंस के आधार पर, और पूरा चैप्टर शायद आई थिंक अपन फिनिश कर ले. इसके बाद इसकी PDF दूंगी जो आप कंप्लीट करेंगे. सो थैंक यू, कंप्लीट इट.